नमस्कार। आप सभी लोगों का अनअकैडमी के इस प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। एक बार पुनः हम लोग वीडियो के माध्यम से मिल रहे हैं। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, कुशल मंगल। पढ़ाई अच्छी चल रही, तैयारी अच्छी चल रही? चलिए, तो कुछ इम्प्रूवमेंट लग रहा है आपकी अपनी तैयारी में? जरूर लग रहा होगा, मेरा ऐसा विश्वास है। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा पार्ट। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता, सैंधव सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता की कैसे नामकरण है और इन नामों का अपना अपना ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। इसके अलावा हम लोगों ने देखा था कि सिंधु घाटी सभ्यता का काल निर्धारण क्या है और किस प्रकार से अर्ली हड़प्पा, प्री हड़प्पा, मेच्योर हड़प्पा और लेटर हड़प्पा की बात होती है, जहां तक काल निर्धारण की बात है। इसके बाद में हम लोगों ने पहले के वीडियो में देखा था कि हु आर द फाउंडर्स, कौन है फाउंडर्स। तो देखा था कि 4 प्रजातियां मिली हैं कंकाल के अवशेष के आधार पर। और उसके बाद देखा था कि ओरिजिन क्या है, और जो उस ओरिजिन पे बहस है कि एक विदेशी प्रभाव है या स्वदेशी। तो हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से विदेशी प्रभाव को आउटराइटली रिजेक्ट किया जाता है और किस प्रकार से पाषाण काल से लेकर होते हुए मध्य पाषाण काल, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, ताम्र पाषाण काल होते हुए एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बनती है सिंधु घाटी सभ्यता के उत्पत्ति की। ठीक है, तो ये वीडियो का सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा पार्ट है। इसमें हम लोग आज देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था। क्या देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज कैसा था, समाज में कौन कौन लोग रहते थे, क्या समाज में किसी भी प्रकार के किसी जो है राजा या किसी अन्य लोगों के होने का कोई प्रमाण है या नहीं है, ये हम लोग सब लोग देखेंगे। समाज, तो जहां तक सिंधु घाटी सभ्यता के समाज का प्रश्न है, समाज की परंपरागत इकाई, सिंधु घाटी सभ्यता की समाज की परंपरागत इकाई थी परिवार। क्या था? परिवार वाज द प्राथमिक परंपरागत इकाई। अब ये एक बात तो हम लोगों को पता चलता है। दूसरी बात, जब खुदाई हुई है तो जो अवशेष मिले, जो मूर्तियां निकली हैं, उन मूर्तियों में मातृ देवी की मूर्ति अधिक है। किसकी मूर्ति अधिक है? मातृ देवी की मूर्ति अधिक है। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि समाज संभवतः मातृ सत्तात्मक था। संभवतः वर्ड क्यों? क्योंकि जो लिपि मिली है, जिस लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, तो अवशेष के आधार पर यह एक अनुमान लगाया जा रहा है। तो इसलिए समाज हम लोग कह सकते हैं कि समाज संभवतः मात्र सत्तात्मक था। और यह है आपके लिए पीरी का सवाल। आई बात समझ में? हेलो, लिख रहे हैं ना आप लोग? अब आइए समाज में देखा जाए कौन कौन लोग थे। तो सीधी सी बात है, समाज में पुरोहित वर्ग के होने का आभास है। किसान थे क्योंकि खेती होती थी, स्वाभाविक सी बात है। और यह बात आप सभी जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता मुख्यतः व्यापार वाणिज्य का परिणाम थी, तो व्यापारी वर्ग का होना स्वाभाविक है। अब किसान है, व्यापारी है, तो श्रमिक वर्ग भी होगा जरूर। व्यापार हो रहा है तो केवल खेती के उत्पादों का तो होगा नहीं, कुछ और भी उत्पाद होंगे। तो कारीगर होंगे, तमाम शिल्प होंगे, तो शिल्पकार होंगे। उस शिल्पकार में कुंभकार भी हो सकते हैं, मूर्तियां बनाने वाले भी हो सकते हैं, धातु कर्म का काम करने वाले भी हो सकते हैं। तो ये तमाम तरह के कई सारे लोग समाज में विद्यमान थे। लेकिन एक बात ध्यान रहे, अगर एग्जाम में सवाल आता है कि क्या किसी भी प्रकार के राजा का साक्ष्य मिलता है, नो 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 नो, नॉट एट ऑल। हेलो, गलती मत करना। हमें समाज में किसी भी राजा के होने का प्रमाण नहीं मिलता। लिख लीजिए इसको अपनी कॉपी में हाईलाइट करते हुए कि हमें किसी भी प्रकार के राजा के होने का साक्ष्य नहीं मिलता। ठीक है, किसी भी प्रकार के राजा के होने का साक्ष्य नहीं मिलता। 3 कट का निशान लगाया है मैंने।
कोई भी प्रमाण राजा के होने का नहीं है। नो किंग, प्लीज राइट डाउन इन योर नोटबुक, नो किंग, किसी भी प्रकार के राजा के होने का प्रमाण नहीं मिलता। फिर सवाल उठता है, अच्छा तो जब राजा नहीं है, तमाम सारे वर्ग हैं, तो कोई तो होगा जो प्रभावी होगा, है? तो सीधी सी बात है, देखो व्यापार वाणिज्य की अपनी प्रधानता थी, तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि संभवतः पॉसिबली व्यापार के कारण व्यापारी वर्ग जो है प्रभावी रहा होगा, व्यापारी वर्ग प्रभावी रहा होगा, डोमिनेंट रहा होगा, ये हम कह सकते हैं। समझ गए? तो प्री का सवाल एक कि समाज की मूल परंपरागत इकाई परिवार। प्री सवाल दूसरा, समाज मात्र सत्तात्मक, क्या राजा था? नो, किसी प्रकार के राजा के होने का साक्ष्य नहीं, ये भी प्री का सवाल। और कौन कौन लोग थे, ये भी हमारे लिए प्री का सवाल है। समझ गए? आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ने के क्रम में देखें तो अगर समाज को देखें तो समाज में हमें थोड़ा सा वर्ग विभाजन दिखता है। कैसे? जो नगर था वो नगर विभाजित था। पहली बात तो ये नगर पूर्णतया नियोजित था, वेल प्लान्ड, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है कि किसी भी प्रकार का कोई तितर बितर, नो, पूर्णतया नियोजित, वेल प्लान्ड। अब वेल प्लान था, पूरब और पश्चिम में नगर को विभाजित किया गया था। पूरब को कहा जाता था निचला नगर, लोअर सिटी। क्या कहा जाता था? निचला नगर, लोअर सिटी। यहां पर आम आदमी, कॉमन मैन रहता था। कौन रहता था? कॉमन मैन। और जो पश्चिम हिस्सा था वो एक ऊंचे टीले पर बनाया गया था, या कह सकते हो एक ऊंचे चबूतरे पर, एक ऊंचा चबूतरा था, उस चबूतरे पर बनाया गया था। और जहां तक बात है तो इस ऊंचे टीले की चारों तरफ से घेराबंदी की गई। क्या की गई थी? घेराबंदी की गई थी, जिसे आप किलेबंदी भी कह सकते हैं। और इसको नाम दिया गया दुर्ग टीला। क्या नाम दिया गया? दुर्ग टीला, या इसे अंग्रेजी में कहा गया सिटाडल। क्या कहा गया? सिटाडल। अब आप देखिए किस आधार पर हम कह सकते हैं कि संभवतः यहां पे वीआईपी लोग रहते थे। वीआईपी का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। किस आधार पर हम कह सकते हैं? आप देखिए ना, जो सामान्य घर वीआईपी के होते हैं, उनके घर होते हैं ऊंचे ऊंचे, वो बाउंड्री होती है, उसकी चारों तरफ से क्या की जाती है? घेराबंदी की जाती है, कि ताकि कोई अंदर देख ना सके। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि वीआईपी लोग शायद रहते थे, और जो इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स थी वो इसी घेरे के अंदर थी। जैसे अन्नागार, अन्नागार समझते हो? अन्न को रखने की कोठरी। स्नानागार, ग्रेट बाथ, वृहद स्नानागार, जो कि मोहनजोदड़ो से मिला है, हड़प्पा से भी मिला है। ये इंपॉर्टेंट पब्लिक बिल्डिंग्स इस घेरे के अंदर थी। अब आप देखिए ना, डिवीजन है कि नहीं? बताइए, डिवीजन है कि नहीं पूर्व और पश्चिम में? तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता के समाज में क्या था? वर्ग विभाजन विद्यमान था। क्लास डिवीजन, वर्ग विभाजन। और
समझ गए? अब चूंकि नगर की बात हो रही है तो दो चार बातें और बता दें। ये नगर था कैसा, ये नगर था कैसा, यदि आप इस नगर को देखें तो यह नगर यदि आप देखें तो ये नगर एक ग्रिड पैटर्न में था। किसमें था? ग्रिड पैटर्न में था, ऐसे आयताकार। ये नगर ऐसे आयताकार ग्रिड पैटर्न में था, ये ऐसे आयताकार रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में था, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न में था। और सड़कें एक दूसरे को 90 डिग्री के कोण पर काटती थी, 90 डिग्री के कोण पर काटती थी। जल निकासी की अति उत्तम व्यवस्था थी, जल निकासी की अति उत्तम व्यवस्था थी, जल निकासी का उत्तम प्रबंध था, जल निकासी का उत्तम प्रबंध था। प्रत्येक घर मेन होल से सड़क के जुड़ा हुआ था, प्रत्येक घर। और नालियों से पानी का रिसाव ना हो, नालियों से पानी का रिसाव ना हो, इसलिए नालियों से पानी का रिसाव ना हो, इसलिए बिटुमिनस जिप्सम का लेप किया जाता था, बिटुमिनस और जिप्सम का लेप किया जाता था। समझ गए? यही नहीं, पूरे नगर में पकी ईंट का यूज हुआ है। और ये पकी ईंट उस समय की तत्कालीन सभ्यताओं में अपने आप में अनूठा था। कहीं और हमें किसी भी सभ्यता में पकी ईंट देखने को नहीं मिलता, कोई साक्ष्य नहीं मिलता। घर सामान्यतया एक मंजिल के थे, लेकिन हमें कहीं कहीं पर 2 मंजिल के घरों के होने का साक्ष्य मिलता है। दरवाजे सामान्यतया पश्चिम की ओर खुलते थे, वो मुख्य सड़क पर नहीं खुलते थे। दरवाजे सामान्यतया पश्चिम की ओर खुलते थे, मेन रोड पर दरवाजे नहीं खुलते थे। यही नहीं, हमें कहीं पर भी खिड़की नहीं मिली है। ये अपनी कॉपी में लिख लीजिए, यूपीएससी ने कई बार पूछा है, मैं इसको कट कर रहा हूं। खिड़की नहीं मिली है, नो विंडो, नो ओवरऑल नो विंडो। हमें कहीं पर भी किसी भी प्रकार के खिड़की के मिलने का साक्ष्य नहीं मिलता। हाँ, लेकिन प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए रोशनदान था, लेकिन रोशनदान और खिड़की अलग है। आई बात समझ में? तो ये है कुल मिलाकर नगर। सामान्यतः नगर 2 भागों में विभाजित था। पश्चिम को फोर्टिफाई किया गया था, पूरब को फोर्टिफाई नहीं किया गया था। लेकिन यदि आप देखें तो कुछ जगह है जहां पर हमें कुछ और ही देखने को मिलता है। जैसे धौलावीरा में 3 डिवीजन है, यह भी सवाल एग्जाम में आया है। धौलावीरा में 3 डिवीजन है, धौलावीरा में 3 डिवीजन है। और कालीबंगा और सुरकोटदा में निचले नगर की भी किलेबंदी की गई। निचले नगर की भी
तो रिवीजन कर लीजिए एक बार, क्या क्या था नगर नियोजन में। नंबर 1 वेल प्लान्ड, नंबर 1 वेल प्लान्ड, पूरी तरह नियोजित। प्री का पहला सवाल। नगर 2 भागों में विभाजित, पूरब पश्चिम, पश्चिम ध्रुव टीला, पूरब को लोअर सिटी, जल निकासी का उत्तम प्रबंध, रेक्टेंगुलर ग्रिड पैटर्न। देखिए ना, ये ग्रिड पैटर्न है कि नहीं, देखिए ये ग्रिड पैटर्न है कि नहीं। ये जो पूरब पश्चिम का गली जाती थी, इसको प्रथम सड़क कहा गया। क्या कहा गया, इसको प्रथम गली या प्रथम सड़क, जो भी आप चाहे तो कह ले, ये नॉर्थ साउथ को। समाज में वर्ग विभाजन, घर 1 मंजिल 2 मंजिल, पानी से का रिसाव ना हो इसके लिए जिप्सम बिटुमिनस का लेपन, पकी ईंट। सामान्यतया दरवाजे पश्चिम की ओर खुलते थे, वो तो देखिए ना हाइजेनिक थे। ये सब अवशेष के आधार पर एनालिसिस हो रहा है। वेशभूषा की बात करें तो पुरुष सामान्यतया लंबा कुर्ता पहनते थे, गले में गमछा होता था, घुंघराले बाल के शौकीन थे, और कभी कभी कढ़ाईदार गमछा का भी इस्तेमाल होता था। गमछा तो समझते हैं ना, अंगोछा तो डाला जाता है। महिलाएं सामान्यतया शॉर्ट स्कर्ट पहनती थी। जूता चप्पल का हमें कोई साक्ष्य नहीं मिलता, सूती वस्त्र का साक्ष्य मिलता है। लेकिन एक चीज यहां पर लिख लीजिए कि ऊन नहीं था। मैं देखा है कि कुछ लोग ऊन को टिक कर देते हैं कि ऊन था। नो, ऊन नहीं था, बिल्कुल नहीं था। हाँ, जहां तक आभूषण की बात है तो जितने आभूषण आज की डेट में आप देखते हो, बाजूबंद, जितने भी आप देखते हो, एंकलेट, ब्रेसलेट, जितने भी आप देखते हो, बाजूबंद, कमरबंद, चूड़ी, कान में बाली, हाथ की अंगूठी, जितने आभूषण आज की डेट में आप देखते हैं, सामान्यतया वो सारे आभूषण मौजूद थे। और मनोरंजन के लिए लोग पासा खेलते थे। मनोरंजन के लिए पासा तो खेलते ही थे, और ये लोग मुर्गा भी लड़ाते थे। ये इनका खेल हुआ करता था। पासा खेलते थे, मुर्गा लड़ाते थे, ये सब इनका अपना मनोरंजन का साधन हुआ करता था। ठीक है, अब आइए देखते हैं धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन कैसा था? तो मार्त देवी की मृण मूर्ति मिली है, जिससे हमें पता चलता है कि मार्त देवी की पूजा होती थी। अग्नि पूजा का साक्ष्य मिला है। कहां से? अग्निकुंड कहां कहां से मिला है? लोथल और कालीबंगा से हमें क्या मिला? अग्नि पूजा का साक्ष्य मिला है, और यहां हमें अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। वृक्ष पूजा का साक्ष्य मिलता है, और वृक्ष में पीपल की पूजा होती थी। आज देखिए, जो मैंने आपको समझाया था, इतिहास की निरंतरता, आज भी वृक्ष पूजा होती है। लिंग पूजा का साक्ष्य मिलता है, उर्वरता की पूजा का साक्ष्य मिलता है, सूर्य पूजा का साक्ष्य मिलता है, स्वास्तिक मिलता है, चक्र मिलता है। पशु पूजा, और पशु पूजा के लिए किसकी पूजा होती थी? एक श्रृंगी वृषभ। एक श्रृंगी वृषभ वाज द मोस्ट पॉपुलर। एक श्रृंगी कुबरदार बैल। मोहनजोदड़ो से एक हमको मोहर मिली है, और मोहर योगी की आकृति में है। 3 मुख हैं, ध्यान की मुद्रा में योगी बैठे हुए हैं,
सिर पर 3 सींग है, बाईं ओर गैड़ा और भैंसा है, दाईं ओर व्याघ्र है, हाथी है, हिरण है और नीचे 2 एंटीलोप भी है। इस मोहर को आद्य इस मोहर को आद्य पशुपति सी प्रोटोशिवर की संज्ञा दी गई है। बहुत इंपॉर्टेंट है सब, समझ गए? लिख लिया सबने? तो ये रहा सिंधु घाटी सभ्यता का धार्मिक जीवन। सामान्यतः 9 प्रकार के फसल थे: चावल, सरसों, गेहूं, जौ, खजूर, तरबूज, मटर, राई, तिल, कपास। सर्वप्रथम कपास उपजाया गया और यूनानियों ने सिंधु के नाते सिंडन कहा। क्या कहा? सिंडन कहा। क्या कहा? सिंडन कहा। क्या कहा? सिंडन कहा। तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट। इसमें कुछ चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये जरूर याद, एक लिस्ट बना लीजिए क्या क्या नहीं था। जो था वो तो था तो बहुत कुछ, लेकिन क्या क्या नहीं था उसकी एक लिस्ट बना लीजिए तो वो आपको हेल्प करेगा। ठीक है ना? क्या क्या नहीं था, जैसे जूता नहीं था, चप्पल नहीं था, भट्ठी नहीं थी, लोहा नहीं था, हथियार नहीं था, तलवार नहीं था, ढाल नहीं था, मंदिर नहीं था, खिड़की नहीं था, ऊन नहीं था, सोने की हाथ की अंगूठी नहीं थी, सोना था, सोने की हाथ की अंगूठी नहीं थी। ये सब चीजें अपनी कॉपी में लिख लीजिए, ये सब चीजें अपनी कॉपी में लिख लीजिए कि ये सब चीजें नहीं थी। हर बार प्री में आता है, आप कंफ्यूज होते हैं। चावल था, घोड़ा था, लकड़ी का हल था, ये सब चीजें थी, परंतु लोकप्रिय नहीं था। परंतु लोकप्रिय नहीं। ठीक है? आया समझ में? ये लिस्ट लिख लीजिए, कहीं नहीं मिलेगा ऐसे एक जगह लिस्ट लिख लीजिए, इसी वीडियो में मिलेगा आपको मेरी क्लास में। तो कैसा फील कर रहे हैं? कुछ इंप्रूवमेंट महसूस कर रहे हैं? बाकी बहुत सारी चीजें हैं, आइए प्लस क्लास में ले लीजिए सब्सक्रिप्शन और मेरा कोड यूज कर लीजिए, डॉक्टर विशाल 10। आइए डॉक्टर विशाल 10 ये यूज कर लीजिए, कोड है सब्सक्रिप्शन के लिए एंड इट विल हेल्प यू। प्लस कोर्स में एडमिशन ले लीजिए डॉक्टर विशाल 10। ठीक है? आइए, आप सभी लोगों का स्वागत है। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया होगा, आपके ज्ञानार्जन में चाहे एक ही फैक्ट की बढ़ोतरी हुई जरूर होगी। इन्हीं आशाओं के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।